नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान की। और आज तीसरे दौर की वोटिंग चल रही है और वोट को लेकर मतदाताओं में खूब जोश देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में सभी 26 सीटों पर वोटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोट करने के लिए अहमदाबाद पहुंचे, लेकिन वोट करने जाने से पहले वो मां हीराबाद से मिलने पहुंचे। हम आपको दिखा रहे हैं 4 तस्वीरें। पीएम मोदी ने मां हीराबाद से आशीर्वाद लिया। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह पीएम मोदी खुली जीप से लोगों का अभिवादन करते हुए बूथ तक पहुंचे। और तीसरी तस्वीर है पीएम मोदी का स्वागत करने बूथ पर पहले से परिवार के संग मौजूद अमित शाह। इस दौरान वो एक बच्ची को दुलार करते भी दिखे। इसके बाद पीएम मोदी ने वोट डाला और बाहर आकर पीएम ने दूसरे लोगों से भी वोट करने की अपील की और कहा कि आतंकवाद की आईडी से ज्यादा पावरफुल है लोकतंत्र का वोटर आईडी। नए मतदाताओं को मैं विशेष आग्रह करूंगा कि वे 100% मतदान का संकल्प करें और मतदान करें। दुनिया भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि हम दुनिया को लोकतंत्र का महात्म्य क्या है वो दुनिया के सामने उदाहरण के साथ प्रस्तुत करते हैं। एक तरफ आतंकवाद का शस्त्र आईडी होता है और लोकतंत्र का सत्र, लोकतंत्र का शक्ति, लोकतंत्र का शस्त्र वोटर आईडी होता है। और इधर गांधीनगर से उम्मीदवार अमित शाह भी वोट करने के लिए नारायणपुरा पहुंचे। उन्होंने परिवार के साथ वोट किया। इसके बाद अहमदाबाद में बीजेपी मार्गदर्शक लाल कृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी वोट डाला। तीसरे चरण में 16 राज्यों की 116 सीटों पर 3 बजे तक 51% से ज्यादा मतदान की खबर है। सबसे कम मतदान जम्मू कश्मीर में 11% और सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 68% और असम में 62% वोटिंग हुई है। संसदीय क्षेत्रों की बात करें तो सबसे ज्यादा 72% मतदान पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में देखने को मिला है। वहीं सबसे कम जम्मू कश्मीर की अनंतनाग सीट पर 11% वोटिंग हुई है। और हमारे साथ यूपी के लखनऊ से मोहम्मद शबाब और बिहार के खगड़िया से अमित कुमार जुड़े हैं, उनको शामिल करते हैं। और सबसे पहले लखनऊ चलते हैं मोहम्मद शबाब के पास। शबाब, बताइए यूपी में कैसा मतदान चल रहा है, अब तक का क्या अपडेट है आपके पास? और यूपी में मतदान बेहतर चल रहा है, अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। 3 बजे तक के जो पोलिंग परसेंटेज थे उनके मुताबिक 47% जो है वो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर मतदान हुआ है। आज 6 बजे तक अभी मतदान का वक्त है, लिहाजा ये बात कही जा रही है कि फर्स्ट डिवीज़न से ये 10 सीटें जो हैं वो पास होंगी, यानी कि मोर देन 60% जो है यहाँ पर वोटिंग की उम्मीद है। छुटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो बाकी यूपी में अभी तक मतदान शांतिपूर्ण है। हालांकि यूपी से एक बार फिर ईवीएम खराब होने की शिकायतें जो हैं वो बहुत ज़ोर शोर से सामने आई हैं। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस बात को कहा है कि यूपी के रामपुर में खास तौर से ईवीएम बड़ी तादाद में ख़राब हुई हैं। तकरीबन 300 ईवीएम ख़राब होने की उन्होंने शिकायत यहाँ पर सीईओ इलेक्शन कमीशन में कही थी। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इन सभी बातों को डिनाई कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सभी खबरें भ्रामक हैं, कहीं पर भी 300 ईवीएम ख़राब नहीं है। जो भी इस बात को कह रहा है वो गलत है। 2-4 ईवीएम खराब हुई हैं और उन्हें तत्काल वक्त रहते जो है वो वहां पर चेंज किया गया है, लिहाजा इस तरीके की कोई भी बात नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी वीवीआईपीज सीटें यहां पर उत्तर प्रदेश की हैं जहां पर पोलिंग हो रहा है, चाहे वो
मैनपुरी की बात हो जहां पर मुलायम सिंह यादव का जो है वो बतौर कैंडिडेट हैं। इसके अलावा रामपुर बड़ा खास है, वहां पर आजम खान प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ जयाप्रदा है। बहुत हॉट सीट ये रामपुर रही है। इसके अलावा फिरोजाबाद बड़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव के खिलाफ शिवपाल यादव के ही भतीजे अक्षय यादव चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा पीलीभीत से वरुण गांधी की इमेज दांव पर है, यानी कि बहुत वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जहां पर ये पोलिंग आज चल रही है। और पिछले अगर इलेक्शंस की बात करें तो इन 10 सीटों में तकरीबन 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। लेकिन इस बार इस पूरे तिलिस्म को, इस पूरे चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए पूरी कोशिशें जारी हैं। ये 10 सीटें खासतौर से यादव बेल्ट कही जाती हैं, क्योंकि इनमें मुलायम सिंह यादव का गढ़ जो है मैनपुरी सैफई इटावा, उस बेल्ट में पोलिंग हो रही है। तो उस बेल्ट में पिछली बार जब 2014 का पोलिंग हुई थी तब वहां पर मोदी इफेक्ट बड़ा हावी रहा था। हालांकि वो मुलायम सिंह के गढ़ को नहीं तोड़ पाया था। सपा ने 5 सीटें जीती थी और 5 मुलायम के परिवार ने इन सीटों पर कब्जा जमाया था। तो जब इस बार कहा यह जा रहा है कि मोदी की कोई लहर नहीं है, तो ऐसे में क्या सपा अपने उस किले को बढ़ा पाती है, उन सीटों पर कितना कब्जा कर पाती है, ये तो 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन छुटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो पोलिंग जो है वो बहुत बेहतर चल रही है और मुमकिन उम्मीद है कि जब नतीजे आएंगे तो बेहतर आएंगे और शाम को 6 बजे तक जब पोलिंग का परसेंटेज आएगा तो ये सारे जो जिले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहां पर जो है वो फर्स्ट डिवीजन से ये सारे पास होंगे। बिल्कुल, जो तीसरे चरण का मतदान है वो उत्तर प्रदेश के लिए तो बेहद खास है। कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं और जैसे कि अभी बताया भी शबाब ने कि यादव परिवार की असली जो कहेंगे कि उनके लिए असली कड़ा मुकाबला है और कम से कम 7-8 सीटें ऐसी हैं जो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो उनका गढ़ माना जाता है। हालांकि वैसा रुझान 2014 में नहीं दिखा था, लेकिन इस बार क्या जो गठबंधन हुआ है वो फायदा पहुंचाएगा या फिर नहीं, वो 23 मई को पता लगेगा। लेकिन अब सीधे चलते हैं हम बिहार, और बिहार के खगड़िया से हमारे साथ अमित जुड़े हैं। अमित बताइए, बिहार के 5 सीटों पर मतदान हो रहा है, वहां से क्या अपडेट है अब तक? अमित, क्या आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल दीपाली, आप सवाल दोहराएं। बताइए, वहां से आप बिहार में मौजूद हैं, खगड़िया में, क्या अपडेट है वहां से अभी तक का? देखिए, अभी जो जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये अलौली विधानसभा क्षेत्र है खगड़िया जिले का। यहाँ पे 4 बजे तक जो है वो मतदान हुए हैं 3 विधानसभा क्षेत्र में। 6 विधानसभा हैं इस खगड़िया लोकसभा में। 3 विधानसभा क्षेत्रों में जो है वो 4 बजे तक मतदान हुए हैं, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित जो इलाका जो है वो घोषित किया गया था। तो यहाँ पे अगर बात की जाए वोटिंग प्रतिशत की तो वो अच्छी रही है। तकरीबन खगड़िया में 55% मतदान जो है वो 5 बजे तक हो चुका है और बाकी जो 3 विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे वोटिंग जो है वो जारी है। इसके अलावा हम बात कर ले दूसरे लोकसभा क्षेत्रों की बात कर ले, चाहे हम अररिया की बात कर ले, चाहे सुपौल की बात कर ले, मधेपुरा की बात कर ले, तो उन जगहों पे भी वोटिंग प्रतिशत जो है वो अच्छी कही जाएगी। जो झंझारपुर है वहाँ पे तकरीबन 50% मतदान हो चुके हैं। इसी तरह से सुपौल में तकरीबन 55% मतदान हुए हैं। इसके अलावा हम बात कर ले अररिया की तो वहाँ भी 54 कुछ प्रतिशत मतदान हुए हैं। और मधेपुरा ने एक बार फिर से अपना रिकॉर्ड जो है वो बरकरार रखा है। 49% जो है वो मतदान हुए हैं और मतदान का 1 घंटा जो है वो शेष रह गया है। तो ऐसे में दीपाली कह सकते हैं कि आज वोटरों में एक बार फिर से वोट कास्ट करने को लेकर जो है उत्साह देखने को मिली है, जो दिलचस्पी है वो देखने को मिली है। और जो तमाम सियासतदान इस इलाके में आए थे, चाहे 5 हम लोकसभा क्षेत्रों की बात कर लें, अररिया की, झंझारपुर की, मधेपुरा की या सुपौल की बात कर ले या यहाँ खगड़िया की बात कर ले, तो सभी जगहों पर जो जनप्रतिनिधि चुनने को लेकर करके जो भी कहा जाए तो ताना बाना बुना गया लोगों के जरिए, तो उसका यहाँ पे असर देखने को मिला है। और दूसरी जो बड़ी बात रही है कि आज जो 5 लोकसभा सीट पे जो चुनाव हो रहे हैं, तो इसमें से पिछले बार जो चुनाव हुए थे 2014 में मोदी का लहर था, तो मोदी लहर में होने के बावजूद 4 सीटें जो हैं वो यूपीए के खाते में थी, महागठबंधन के खाते में थी, और 1 सीट जो है वो एनडीए के खाते में थी। तो इस बार जो है थोड़ा सा सियासी
समीकरण बदला है और पूरे तौर पे जहां जहां बीजेपी ने के प्रत्याशी थे वो फुल फ्लेज ये पांचों लोकसभा क्षेत्र में पांचों सीट जो है वो जेडीयू को दिए गए और इस सोच के साथ दिया गया कि जातीय समीकरण जो जेडीयू के पास मजबूत है और जेडीयू जो है वो इन बिल्कुल। देखिए, जो इमेज है वो तो साख पर लगी हुई है, फिर चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो। बहुत हाई प्रोफाइल चुनाव ये तीसरे चरण का माना जा रहा है। शुक्रिया शबाब और अमित, आप दोनों का अब तक का अपडेट बताने के लिए। उधर यूपी की 10 सीटों पर मतदान चल रहा है और इस दौरान मुरादाबाद में एक चुनाव अधिकारी पर आरोप लगा है कि वो मतदाताओं पर साइकिल के निशान के सामने बटन दबाकर सपा को वोट करने के लिए दबाव बना रहा था। इस घटना के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव अधिकारी की जमकर पिटाई कर दी। और तीसरे चरण के चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के भगवानपुर में उपद्रवियों ने पोलिंग बूथ के पास देसी बम मारे और वोटर्स को डराने की कोशिश की, जहां कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झगड़े में एक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। यह घटना भगवानपुर के बूथ नंबर 186 पर घटी है। और लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम पर फिर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने गोवा में ईवीएम गड़बड़ी का हवाला देते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि गोवा में मॉक पोल के दौरान चुनाव आयोग फिर शर्मसार हुआ। दरअसल गोवा में मॉक पोल के दौरान बीजेपी को 17 वोट मिले जबकि हर पार्टी के उम्मीदवार को 9 से ज्यादा वोट नहीं मिल सकते थे। इस घटना का हवाला देते हुए अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। और राहुल गांधी ने एक बार फिर वोटिंग के दिन इशारों में न्याय योजना की याद दिलाई है और वायनाड में उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी ने तुषार वेलापल्ली ने इस पर चुनाव आयोग से शिकायत भी कर दी है। राहुल ने ट्वीट किया है कि भारत के युवाओं के हाथ में देश का भविष्य है और वो सभी भारतीयों के लिए न्याय चाहते हैं, इसीलिए बुद्धिमानी से वोट करेंगे। इस ट्वीट के साथ राहुल ने एक वीडियो भी शेयर किया है। और पहले मतदान फिर विवाह, ये तस्वीरें यही कहानी कह रही हैं। गुजरात के अरावली में एक दुल्हन ने शादी से पहले मतदान किया। और पीएम मोदी ने आज ओडिशा में चुनावी रैली की। रैली में उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि ये लहर नहीं ललकार है, फिर एक बार मोदी सरकार है। वही पीएम ने पहली बार नवीन पटनायक सरकार पर सीधे हमला किया और कहा कि उड़ीसा के युवा पूछ रहे हैं कि नवीन पटनायक की सरकार उद्योग क्यों नहीं लगा रही है। चुनाव के आखिरी दौर पे आया हूं तो मैं उनको कहना चाहता हूं, नवीन बाबू आप जा रहे हो, आपका जाना तय है। ये मुट्ठी भर अफसर आपको नहीं बचा पाएंगे। और चौथे चरण के प्रचार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान पहुंचे। अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 5 साल में पीएम मोदी ने सिर्फ 15 उद्योगपतियों के लिए सरकार चलाई है और इस सरकार ने किसानों का सिर्फ नुकसान किया है। रैली में राहुल गांधी ने कहा है कि पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासियों का हुआ है, लेकिन अगले 5 साल सिर्फ न्याय ही होगा। उन्होंने कहा है कि मैं 15 लाख का झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन हमने 72,000 रुपए देने का वादा किया है। नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं झूठ बोलते हैं, जो भी उनके मन में आता है वो बोल जाते हैं। 15 लाख रुपए दूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, किसानों को सही दाम दूंगा, जो भी दिल में आता है वो कह देते हैं। मैं आपसे सिर्फ सच बोलूंगा। और जो आपने यहां सुना, चाहे वो न्याय योजना 72,000 रुपए हो, चाहे वो 22 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे वो किसान की मदद करने की बात हो, वो यहां आपको सच सुनाई देगा। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फिर एक बार झटका लगा है। कोर्ट ने राफेल मामले पर राहुल गांधी को एक बार फिर नोटिस भेजा है, जिस पर 30 अप्रैल को सुनवाई होगी। दरअसल कोर्ट के हवाले से चौकीदार चोर है वाले बयान पर राहुल गांधी ने कल खेद जताया था, जिस पर कोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी ने अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगी है, उन्होंने सिर्फ खेद जताया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है।
और राफेल मामले में गलत बयानबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। आज चुनाव अड्डा में हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या कोर्ट की अवमानना के मामले में राहुल गांधी का माफी मांग लेना काफी है? आप हमारे ट्विटर हैंडल CNBC आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। और कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बाद अब सनी देओल भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और इस मौके पर रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद सनी देओल ने कहा कि राजनीति में मेरी बातें नहीं, काम बोलेगा। और खबरों के मुताबिक बीजेपी सनी देओल को गुरदासपुर सीट से उम्मीदवार बना सकती है। गुरदासपुर बीजेपी की परंपरागत सीट रही है और इस सीट से विनोद खन्ना कई बार सांसद रहे थे, लेकिन उनके निधन के बाद उपचुनाव में ये सीट कांग्रेस के पास चली गई थी। जिस तरह से मेरे पापा इस परिवार के साथ, अटल जी के साथ जुड़े थे, आज मैं यहाँ मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूँ। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और मैं चाहता हूं कि अगले 5 साल भी वही रहें, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तरह से हमें आगे लाए हैं, हमें और आगे जाना है, क्योंकि हमारी जो यूथ है उन्हें मोदी जैसे लोगों की ज़रूरत है। और बीजेपी ने उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद उदित राज का टिकट काटकर गायक हंसराज हंस को अपना उम्मीदवार बनाया है। हंसराज हंस कांग्रेस के राजेश लेलोथिया और आम आदमी पार्टी के गगन सिंह के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी ने उदित राज का टिकट काटकर हंसराज हंस को दे दिया है और टिकट कटने पर उदित राज ने नाराजगी जताई है और कहा है कि पार्टी को काम करने वाले अच्छे नेताओं की जरूरत नहीं है। जब सबसे अच्छा कार्य किया, देश में नंबर 1, नंबर 2 स्तर के लेवल पर आया, तो भी टिकट कट रहा था। इसके मतलब कि पार्टी मुझे छोड़ रही है। जब पार्टी मुझे छोड़ रही है तो मेरी मजबूरी है। और दूसरी बात है कि मैं गलती से शायद पार्टी में आ गया। पार्टी को बाद में एहसास हो गया कि ये जनाधार वाला दलित नेता कहाँ से आ गया। तो पार्टी में जनाधार दलित नेता नहीं चाहिए, गूंगे और बहरे चाहिए। और क्रिकेटर से नेता बने पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार गौतम गंभीर ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन पर्चा दाखिल करने से पहले गौतम गंभीर ने हवन किया और भव्य रोड शो निकाला। इस दौरान गौतम गंभीर ने कहा कि वो नेक इरादे के साथ पीएम मोदी के विकास यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं और गौतम गंभीर को महेश गिरी की जगह पर बीजेपी ने टिकट दिया है। पूर्वी दिल्ली सीट पर गौतम गंभीर का मुकाबला कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली और आम आदमी पार्टी के अतिशी के साथ होगा। I think obviously very excited because I really want to contribute something to the country, and at the same time whatever our Prime Minister has done since last 5 years, I want to take that legacy forward. Look, I've always maintained one thing, that if your intention is right, if you want to do something for the society, if you want to give it back to the country, everything else will fall in place. और आज दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से अपना नामांकन कर दिया है और इस सीट से बीजेपी के नेता मनोज तिवारी से उनका मुकाबला होगा। वहीं कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी नई दिल्ली सीट से अपना चुनावी पर्चा भर दिया है। और भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने आज अपने पर्चा दाखिल किया। नामांकन से पहले उन्होंने भोपाल में रोड शो निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। रोड शो में शामिल लोग मैं हिंदू भगवाधारी हूं लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे। रोड शो में अधिकांश लोग केसरिया रंग के कपड़े पहने थे और नेता भगवा साफा बांधे हुए थे। रोड शो में हजारों की संख्या में साधु संत भी शामिल हुए। जब साध्वी प्रज्ञा का काफिला कलेक्ट्रेट पहुंचा तो एनसीपी के एक कार्यकर्ता ने उन्हें काला झंडा दिखाया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई कर दी। विवाद बढ़ता देख पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा।
और कोलंबो में कोहराम मचाने के पीछे आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट का हाथ है। एक इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से दावा किया गया है कि श्रीलंका में धमाके आईएसआईएस ने कराए। दरअसल इससे पहले श्रीलंका की सरकार ने धमाकों के पीछे स्थानीय इस्लामी संगठन एनटीजे की तरफ इशारा किया था, लेकिन जिस तरह से धमाके हुए उसके पीछे किसी अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हाथ बताया गया था। अब ये बात सामने आ रही है कि आईएसआईएस ने धमाके कराए हैं। वहीं धमाकों को लेकर एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी हुआ है। इस सीसीटीवी में एक संदिग्ध की तस्वीर दिख रही है। एक शख्स के हाथ में भारी बैग दिख रहा है और इसे धमाकों का संदिग्ध माना जा रहा है। और ट्राई के नए नियमों के मुताबिक क्या आपने अपने चैनलों का चुनाव कर लिया है? नहीं तो जल्दी कीजिए और आवाज, कलर्स और एमटीवी जैसे अपने पसंदीदा चैनलों का चुनाव कीजिए। आपको फिर बता दें कि आप सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में चुन सकते हैं कलर्स वाला वैल्यू पैक, जिसमें आपको मिलेंगे आपके सभी मनपसंद चैनल सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लिंक खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।